नमस्कार दोस्तों। 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 23 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद कर दिया गया और लगभग 30-32 घायल हैं। और ये नक्सली घटना अक्सर दूसरे या तीसरे साल हो जाता है। 2010 में 76 हमारे सीआरपीएफ के जवान दंतेवाड़ा में मारे गए थे और 2013 में कांग्रेस की पूरी छत्तीसगढ़ की लीडरशिप को ही समाप्त कर दिया गया था, जिसमें विद्याचरण शुक्ला और महेंद्र कर्मा और कुछ लीडर थे। और उसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं हुई। भी दो साल पहले भी हुई थी ऐसी घटना, जिसमें 20 या 21 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। और ये ऐसे समय में हो रही है जब नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र घटता चला जा रहा है। पहले 200 जिलों से अब ये लगभग 90 जिलों में सिमट गए हैं और खासकर छत्तीसगढ़ में इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अब इस घटना ऐसी जो नक्सली प्रभाव है, इनको हैंडल करने में हमको आंध्र प्रदेश के मॉडल को समझना चाहिए। आंध्र प्रदेश ने ग्रे हाउंड नाम की एक एलीट ग्रुप बनाया, एलीट पुलिस ग्रुप बनाया, जो केवल और केवल इन नक्सलियों से लड़ने के लिए तैयार किया गया था। और इसमें वहाँ के लोकल लोगों को ही शामिल किया गया और इसका इतना अच्छा प्रभाव हुआ कि आज आंध्र प्रदेश, जो कि ये छत्तीसगढ़ के एरिया से पूरा सटा हुआ है, दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर के एरिया से, वहाँ से नक्सली या नक्सलिज्म एकदम लगभग समाप्त सा हो गया है। और उसी मॉडल को फॉलो करते हुए छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम बनाया गया था। लेकिन ये जो नक्सलियों के अर्बन नक्सल हैं या नक्सलियों का जो इकोसिस्टम है, इस तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया कि ये जो सलवा जुडूम बनाया गया है इलीगल है। अलग अलग उन्होंने अपने अपने दावे पेश करके इसको बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि ये जानते थे कि सलवा जुडूम में छत्तीसगढ़ के जो बस्तर के आदिवासी लोग हैं, इन्हीं को शामिल किया जाएगा। और ये जो बस्तर के आदिवासी लोग हैं, ये पूरे इस क्षेत्र को अच्छे ढंग से जानते पहचानते हैं। इस क्षेत्र में लड़ने में महारत हासिल कर किए हैं। पहाड़ों पे चढ़ना और पहाड़ों और गुफाओं में और पेड़ों के छांव में रहने में ये बड़े माहिर है। हमारे सीआरपीएफ के जवान निसंदेह बहुत बहादुर है और वही बहुत ही वेल ट्रेंड है। लेकिन ये मैदान में लड़ने वाले लोग, पहाड़ों पर लड़ने वाले लोग अगर अचानक जंगल में जाते हैं, जंगल को ये उतने अच्छे ढंग से नहीं समझ पाते जिस ढंग से यहाँ के आदिवासी समझ पाते हैं, क्योंकि आदिवासी वहीं पैदा होते हैं, वहीं बड़े होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जब आप वहाँ की लोकल भाषा को नहीं जानते और लोकल लोगों को आप अगर नहीं समझते हैं, तो आपको इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिल पाता और आप ये भी नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी सूचना हमको फंसाने के लिए डाली गई है, पहुँचाई गई है, या कौन सी सूचना हमारे काम की हो सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे एलीट ग्रुप को बनाने की बहुत ज़रूरत है, जो नक्सलियों की भाषा में बात कर सके और नक्सलियों को नक्सलियों की तरह जवाब दे सके। इसको अगर हम देखें, इस चीज़ को देखें, तो अच्छा उदाहरण हमको आंध्र प्रदेश मिलता है, पश्चिम बंगाल मिलता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ये सब जगहों पे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पे वहाँ के लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके नक्सलियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। और ये नक्सली जो है, इन नक्सलियों का समूल नाश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ये हमारे एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट से ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। हमारे जो पड़ोसी हैं, जैसे पाकिस्तान है और चाइना है, ये लगातार जिस ढंग से हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या जिस ढंग से ये आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे ज़्यादा खतरनाक ये नक्सली कर रहे हैं। अगर हम बॉर्डर पे एवरेज मर्डर को देखें या अब हत्याएं देखें या जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं उसको देखें, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में हमारे जितने सीआरपीएफ के जवान और अर्धसैनिक के बल के जवान शहीद हो रहे हैं, उनकी संख्या तादाद ज़्यादा है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ये ज़्यादा बड़े हमारे लिए थ्रेट है। लेकिन हमारी सरकार समझती है कि ये जितने नक्सली हैं या फिर आदिवासी जो लेफ्ट विंग से इन्फ्लुएंस्ड होकर सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, ये भी हमारे देश के नागरिक हैं। अदरवाइज सरकार के पास ऑप्शन है, बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, सरकार के पास सेना है, एयरफोर्स है, मिलिट्री है, सब लगा के एक दिन में सफा कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम श्रीलंका में देख सकते हैं। श्रीलंका में एलटीटी थी। एलटीटी जो भारत में नक्सली इनसे ज़्यादा पावरफुल थी
और उनके पास जहाज भी था। उसके बाद भी श्रीलंका ने समाप्त कर दिया, क्योंकि श्रीलंका गवर्नमेंट, श्रीलंकन गवर्नमेंट बहुत पहले से इन लोगों से लड़ते चली आई थी और परेशान हो गई थी। लास्ट में मिलिट्री उतारी। अब मिलिट्री उतारने का एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मिलिट्री में एक कोलैटरल डैमेज होता है। अगर आप सेना उतारेंगे, हवाई एयर बॉम्बिंग करेंगे, तो उनमें बहुत सारे आदिवासी लोग भी जो बेगुनाह लोग हैं या फिर जो मासूम लोग हैं, उन लोगों की भी हत्या हो जाएगी, वो भी लोग मारे जाएंगे और बहुत बड़ी संख्या में पेड़ पौधे सब की क्षति होती है। पूरा का पूरा एक क्षेत्र ही, गांव का गांव समाप्त हो जाता है। नक्सली तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। इसलिए हमारी भारत सरकार ऐसे चीज़ों से बचती है। आप पूरे साउथ एशिया में देख लीजिए, एशिया में देख लीजिए, कहीं भी ऐसी उदाहरण नहीं मिलेगी। श्रीलंका में, म्यांमार में, चीन में, पाकिस्तान में, कहीं भी देख लीजिए, अगर उनकी सरकार के खिलाफ कोई शब्द कोई उठाता है या फिर कोई रिबेल करता है, तो तुरंत वो सेना उतार देते हैं और पूरी तरह से समूल नाश कर देते हैं। अभी म्यांमार में आप देख लें, श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ हुआ ही था। और चाइना में आप जानते ही हैं, तियानमेन चौक पे पूरा टैंक ही उतार दिया गया था। लेकिन भारत की सरकार समझती है कि ये जो लोग हैं आदिवासी, ये हमारे अपने देश के नागरिक हैं जो लेफ्ट विंग से प्रभावित हुई हैं। अब एक जो नक्सली हैं, ये नक्सली केवल जंगलों में नहीं है। ये इनका दो ग्रुप है। एक ग्रुप वो है जो शहरों में रहता है, एक ग्रुप वो है जो नक्सली एरिया में रहकर या जंगलों में रहकर गुरिल्ला वारफेयर करता है। तो जो शहर में अर्बन नक्सल हैं, उनमें कौन कौन है? उनमें है पत्रकार है, उनमें कौन है? वकील हैं, उनमें कौन है? ह्यूमन राइट्स वर्कर है, ह्यूमन राइट्स के नाम पर काम करने वाले लोग हैं, उनमें कुछ कवि है, कुछ लेखक है, कुछ पत्रकार है। ये सब सारे लोग, कुछ प्रोफेसर्स हैं। अभी जैसे कुछ समय पहले भरभरा राव को पकड़ा गया है, पोएट था। फिर ये पी साईनाथ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था या लेक्चरर था। ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं और जब ये ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो इनके सपोर्ट में वही मीडिया के लोग चले आते हैं कहने की बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये बोलने की आज़ादी कौन सी आज़ादी होती है? इनके लिए बोलने की आज़ादी का मतलब क्या होता है? राइट टू एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? ये बोलना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की हत्या कैसे करनी है। ये बोलना चाहते हैं कि भारत का विभाजन कैसे हो, भारत अलग अलग भागों में कैसे टूटे। ये बोलना चाहते हैं कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा नहीं है, इसको अलग कर देना चाहिए। ये बोलना ये चाहते हैं कि भारत की जो डेमोक्रेसी है फ्रॉड है, इसकी जगह पे चाइनीज़ मॉडल की नक्सलिज्म या माओइज्म लाना चाहिए। ये दरअसल ये लोग चीन के एजेंट हैं। ये जो माओवादी हैं, इनका जो लीडर, इनका जो मॉडल है वो चीन के माओ का है। तो चीन में जैसे माओ ने बनाया था चीन में कम्युनिज्म, वैसे ये भारत में लाना चाहते हैं और अपना हेड जो है, अपना जो आइडिया है वो लेते हैं माओ से। तो माओ को ये अपना पूजनीय मानते हैं, अपने देवता की तरह पूजते हैं। तो जब बॉर्डर पे एक तरफ चीन से लड़ाई हो रही होती है तो ये उसी समय भारत के अंदर एक्सट्रीमिज़म को फैलाते हैं। इनको चीन से और अलग अलग जगहों से फंडिंग मिलती है। ये एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ के माध्यम से दिखाएंगे कि हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं और वहाँ विदेशों से पैसा आएगा, उसी पैसे का इस्तेमाल ये करेंगे देश में जो विकास कार्य हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए, और उसी पैसे का इस्तेमाल करेंगे नक्सलियों को समर्थन देने के लिए। इनके लिए वकील हायर किया जाएगा, इनके लिए पॉम्पलेट्स छापे जाएंगे, इनके लिए एक माहौल पूरा इकोसिस्टम बनाया जाएगा ताकि सरकार पर ये दबाव डाल सके कि नक्सलियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न किया जाए। मुझे याद है विनायक सेन थे, 2012-13 क्या कुछ 12-13 का ही की घटना है। छत्तीसगढ़ में विनायक सेन का नक्सलियों के साथ पूरा इन्वॉल्वमेंट था, उसमें पकड़े गए थे। तो इनके खिलाफ इनको सज़ा मिली थी, फांसी की सज़ा मिली थी शायद छत्तीसगढ़ में। और पूरा ऐसा पूरे भारत में ऐसा माहौल बना दिया गया इनके समर्थन में कि सरकार को झुकना पड़ा। और बाद में कांग्रेस सरकार ने उनको योजना आयोग का सदस्य बना दिया। अब सोचिए कोई नक्सली जो इतने ज़्यादा लोगों के या सीआरपीएफ के जवानों को मारने में इन्वॉल्व रहा हो, उसको योजना आयोग का सदस्य बनाया जाता है। ये कितना मजाक की बात है। अब जब से मोदी सरकार आई है, इनका यही जो शहर में बैठे हुए इनके जो आइडियलॉग है, इन लोगों को वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वो पैसा नहीं मिल पा रहा है जो कांग्रेस सरकार में मिल रहा था।
ये लोग बॉस की तरह नहीं काम कर पा रहे। इस वजह से ये नक्सली जो है वो शहर में तो टूट ही जा रहे हैं, ये फील्ड में भी जो जंगल एरिया है वहाँ पे भी ये कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनके आइडियलॉग ही और इनके जो शहरों में बैठे हुए बास हैं यही इनको निर्देश देते हैं। यही कारण है कि 200 जिलों से घटकर ये 90 जिलों में आ गए हैं। अब ये कितना ही दुख की बात है कि 2010 में जब दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद कर दिया गया था, उसी समय जेएनयू में इसकी पार्टी हो रही थी कि बड़ा अच्छा काम हुआ है। और ये लोग पूरा बड़े बड़े जैसे जादव यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटियों में ये लोग अपना एक पॉलिटिकल पकड़ बनाए रखते हैं। ऐसे अपने ही लोगों को, अपने ही परिचितों को, अपने ही प्रभाव के लोगों को ही ये अपॉइंट करते हैं। और यही लोग फिर जो नए नए लड़के आते हैं 20-21 साल के लड़के, जो जिनको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती, इनको अपने इन्फ्लुएंस में प्रभावित करेंगे और कहेंगे देखो भूख भी एक हिंसा ही है। और ये नहीं बताएंगे कि सरकार जो गेहूँ चावल दाल दे रही है ये क्या हो रहा है। ये बताएंगे, कहेंगे कि जो सैलरी पाते हुए लोग हैं वो शहीद नहीं होते, यानी जो सेना है, सेना के जवान है वो मर जाएंगे, वो शहीद नहीं कह जाएंगे, क्योंकि वे सैलरी पे पाते हैं। इनके लिए पूरी तरह से सेना को डिमोरलाइज करना, सीआरपीएफ के जवानों या जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको डिमोरलाइज करना, उनके मनोवेग को या उनके जो मोटिवेशंस हैं, उनकी आत्मबल है उसको कमज़ोर करना, उनको डराना या उनको हतोत्साहित करना इनका मकसद रहता है। और जो नक्सली रहते हैं इनको थोड़ा बेस देना, इनको आधार देना है, जनता में इनके लिए माहौल बनाने का प्रयास इनका काम रहता है। अब ये नक्सली जो होते हैं ये कहते हैं कि ये बात करते हैं मजदूर और किसानों की, और जो सीआरपीएफ के जवान हैं जो जंगलों में जाते हैं लड़ने, ये भी तो किसान और मजदूरों के लड़के हैं। ये जब ट्रेनें रोक के बमबारी कर देते हैं, ट्रेनों में लोगों की हत्याएं कर देते थे, आदिवासियों की हत्या कर देते हैं, उन किसको मारते हैं? ये सब बिके हुए लोग हैं। अभी कुछ समय पहले एक पत्रकार पकड़ा गया था जो चीन के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। तो ऐसे ही लोग हैं जो चीन से और अलग जगहों से पैसा पाते हैं, खासकर चीन से, और वो चीन के पक्ष में लिखेंगे। चीन हमारे देश पे अगर हमला भी कर रहा है, बॉर्डर पे घुस आ रहा है, तो भी ये चीन के पक्ष में लिखेंगे, माहौल उसके पक्ष में बनाते रहेंगे। अभी मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब भारत और चीन की सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं डटी हुई थी। उस समय द हिंदू में पूरा 2-2 पेज का चीन का एडवर्टाइज जाता था। भाई ये सब क्यों आ रहा था? ये सब चीज़ें रोकी जानी चाहिए। एक तरफ भारत के सैनिक जो है लड़ रहे हैं दुश्मन देश से, और दूसरी तरफ दुश्मन देश के लिए अच्छी चीज़ें हमारे देश की मीडिया में छापी जा रही है। सब कहाँ से छापी जा रही है? कैसे? क्या आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें देश को कमज़ोर करती, देश की एकता को कमज़ोर करती हैं। आप जैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए एक धर्म है, हिंदू धर्म है, ठीक है, या नेशनलिज्म है, ठीक है, ये चीज़ें पूरे भारत को एक की हुई है। अब ये लोग क्या करेंगे कि एक ऐसे आर्टिकल लिखकर, ऐसे लेक्चर देकर आपके दिमाग में ऐसा डाल देंगे कि धर्म जो है बड़ी बेकार चीज़ है, ऐसा वैसा। आप धीरे धीरे डिमोरलाइज हो जाओगे। आप लोगों को अच्छा शायद लगता है धर्म कोई बड़ी चीज़ नहीं है, या धर्म में इतनी बुराई कर देंगे कि आप लोग धर्म तो बड़ी बेकार चीज़ है। तो फिर क्या हो जाएगा कि आप तो धर्म को सोचोगे चलो कोई बात नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं, आप धर्म से दूर हो जाओगे। फिर आपके मन में कर देंगे कि सारे फसाद की जड़ धर्म है। फिर आप इन सब चीज़ों के विरुद्ध हो जाओगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए कि धर्म सही चीज़ है कि गलत चीज़ है? तो आप कहोगे कि नहीं धर्म बेकार चीज़ है। आप अपने लोगों के खिलाफ खड़े हो जाओगे। ऐसे में क्या हो जाएगा कि देश जो है कमज़ोर हो जाएगा, और आपसे फिर ऐसा कहा जाएगा कि ना ये जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, ये दरअसल ये शोषण कर रहे हैं, या धर्म के जो मुखिया लोग हैं ये देश का शोषण कर रहे हैं, जैसे जो ब्राह्मण है शोषण कर रहे हैं। तो जाति में, देश में ही, आपस में ही, समाज में ये लोग विखंडन पैदा करेंगे। ऐसे क्या होगा? सोसाइटी हो जाएगी कमज़ोर, और जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लोगों के खिलाफ खड़े कर देंगे। तो ऐसे में क्या होगा? एक तरफ देश बॉर्डर पे लड़ रहा होगा, सेना बॉर्डर में लड़ रहे होंगे, और हम अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, देश के ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे, अपने ही सैनिकों के खिलाफ बोलेंगे, कहेंगे कि ये हमारे सैनिक चीन की सीमा में घुस गए हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से भारत लड़ रहा था, और उधर जम्मू कश्मीर में
भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे बातें चल रही थी, या फिर 1962 में जैसे चीन भारत की सीमा में घुस आया था, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो थे वो चीन के समर्थन में चीन के सैनिकों के लिए खून इकट्ठा कर रहे थे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, और ये जो आइडिया है ये पूरा कम्युनिस्टों का ही आइडिया है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते या समझ रहे हैं कि गलत है, तो एक सोवियत रूस का जो एजेंट था उसका लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख लीजिए। वो खुद बताता है, पूरा चरणबद्ध बताता है कि पहले आपको डिमोरलाइज करेंगे, आपकी आस्था को तोड़ेंगे, फिर उन चीज़ों के खिलाफ जो आपको पावरफुल बनाती है उसके खिलाफ आप में विचार पैदा करेंगे, और फिर आपको आप ही के लोगों के खिलाफ आपको खड़ा कर देंगे। और ऐसे में क्या हो जाएगा, जो चीज़ें बात से सुलझ सकती थी उन चीज़ों के लिए आप लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दोगे, चारों तरफ अव्यवस्था फैल जाएगी। फिर क्या होगा कि अचानक से ये अपना शासन पैदा करेंगे और सबको मार धाड़ के बराबर करने कहेंगे शांति हो गई है, और फिर कहा जाएगा कि वो पुरानी व्यवस्था गड़बड़ थी, ये नई व्यवस्था सही है। अब ऐसी ही चीज़ें होती है, जैसे रवीश कुमार जैसे लोग हैं, ये क्या कहेंगे कि जब भी कोई चीज़ होगी वो कैटेगरी में खड़ा कर देंगे सरकार को, देश को, हर चीज़ में, और नाम लेंगे गांधी का। इनको ज़रूरत जब ये फंसते हैं तो ये गांधी जी का नाम लेते हैं, और गांधी जी के पीछे ये माओवाद को फैलाते हैं, अपने लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को छिपा देते हैं गांधी जी के, मतलब ये एक बैकअप के रूप में गांधी जी को इस्तेमाल करते हैं। अब जब ये नक्सली सीआरपीएफ के जवानों को मारेंगे, एम्बुश करके कायराना हरकत करेंगे, तब ये लोग कभी भी इन लोगों की निंदा नहीं करेंगे। और जब आप इनके खिलाफ बोलोगे कि नहीं ये निंदा नहीं कर रहे हैं फेसबुक या अलग चीज़ों पे, तो ये कहेंगे अच्छा तो ठीक है मैं बोल देता हूँ। ये क्या बोलेंगे कि तो फिर भारत सरकार क्या कर रही थी, या फिर अमित शाह क्या कर रहे थे, मोदी क्या कर रहे थे, वहाँ भी इनका मजाक उड़ाएंगे। अगर कोई सीआरपीएफ मर जाएगा या कुछ कोई नक्सली अगर मारा जाएगा, तो ये लोग कहेंगे कि अरे देखो मारा जा रहा है, आदिवासियों को मारा जा रहा है, किसी को जीने का अधिकार छीना जा रहा है। तमाम तरह की मनगढ़ंत कहानियां बुनेंगे और देश पर दबाव डालना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद मानवाधिकार के कार्यकर्ता आ जाएंगे, फिर वो माहौल बनाना शुरू करेंगे। फिर इनके वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। फिर ये जो कवि पोएट है ये खड़े हो जाएंगे, अलग अलग मंचों पे बोलना शुरू करेंगे। ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू करेंगे और जनता की सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे, और ये जो नक्सली हैं इनको छुड़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसी ही चीज़ें आपको देखने को मिला होगा जब ये कुछ अर्बन नक्सल के लोग अरेस्ट हुए थे, तो उस समय बहुत ज़्यादा ये लोग बक 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 कर रहे थे, रवीश कुमार जैसे लोग। अब शांत है। ये तो उसी ढंग से घटना मुझे लगती है, मुझे समझ नहीं आता कि जैसे पेटा है वो जानवरों के अधिकारों की बात करता है। वो कहता है कि जैसे बैलों का दौड़ कराया जाता है तो ये जानवरों के खिलाफ हिंसा है। जैसे दीपावली पे अगर पटाखा बुलाया जा रहा है तो इससे जानवर डर जाते हैं। लेकिन जब ईद बकरीद पर हजारों के हजार की संख्या में लाखों में जानवर काटे जाते हैं, और वो भी हलाल करके काटे जाते हैं, तब इनको नहीं लगता, ये लगता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर किसी को डांट दो वो हिंसा हो जाती है, और किसी का हत्या कर दो तो वो हिंसा नहीं होती। तो ये सारे के सारे चीज़ें, सारे के सारे लोग बड़े सिलेक्टिव ढंग से काम करते हैं। और भारत में नक्सल को समाप्त करना है तो इन सारे लोगों की जड़ें समाप्त करनी होगी। इन सारे लोगों को एक तरफ से एक तरफ तक समाप्त करना होगा। अरुंधति राय है, रवीश कुमार है, इन सारे लोग जो हैं शहरों में बैठकर नक्सलियों के लिए एक बेस तैयार करते रहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि भारत सरकार एक ग्रुप बनाए, एक इंटेलिजेंस ग्रुप बनाए जो इन्हीं लोगों के खिलाफ या इन्हीं लोगों की बस जांच करे, इन लोगों को देखे कि ये लोग कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हैं, थोड़ी से भी इनके खिलाफ इंफॉर्मेशन मिलते ही इनको बंद कर दे, और कोई इस ढंग की बातें ना हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको अपने बात करने का अधिकार है, लेकिन उस पर कुछ सीमाएं हैं। आप देश के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप प्रधानमंत्री की हत्या करने की बातें नहीं कर सकते हैं। जैसा हुआ था रालेगांव सिद्धि वाले मैटर में, जो ये सब जो तथाकथित पत्रकार थे, इन लोगों ने प्लान बनाया था कि कैसे प्रधानमंत्री की हत्या की जाए। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। और इन्हीं लोगों को जब हत्या पकड़ा जा रहा था, तब ये लोग ह्यूमन राइट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग वकील होते हैं,
वो वकील करते क्या हैं कि जब कोई नक्सली पकड़ा जाता है तब उनके लिए ये लोग लीगल लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर इनके लिए बाहर से जो एनजीओज हैं वो फंडिंग इकट्ठा करती हैं, देश से फंडिंग इकट्ठा करती हैं। अब जैसे छत्तीसगढ़ में ही है, छत्तीसगढ़ में तेंदुआ का पेड़ होता है, उसका पत्ता उपयोगी होता है, तो उस पत्ते से ये लोग साल भर में हजारों हजार करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। फिर जो लकड़ी है, टिम्बर है, इसको नक्सली इस पे कब्जा करके इसको बेचते हैं। और छत्तीसगढ़, झारखंड जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे मिनरल रिच स्टेट्स हैं। ये सब यहाँ पे मिनरल बहुत पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, पत्थर पाया जाता है, शीशा पाया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इनका जब खनन होता है और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इस पे ये लोग चार्ज लगाते हैं। फिर ये खुद ही इसका स्मगलिंग करते हैं, तो इससे बहुत बहुत बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा करते हैं और इसी का इस्तेमाल करेंगे सैनिकों के खिलाफ। ये तो उसी ढंग से हुआ जैसे कि मछली का तेल निकालकर फिर मछली को उसमें फ्राई किया जा रहा है। देश के ही संसाधन को लूट कर ही देश के खिलाफ लड़ाई की जा रही है। और ये दरअसल पूरी तरह से ये विदेशों के एजेंट के रूप में काम करते हैं। जैसे भारत के मिलिट्री जनरल ने कहा था कि बिपिन रावत ने ही शायद कहा था कि हमको 3 फ्रंट वार लड़ना है, या 2.5 फ्रंट वार की बात करें तो मैं कह रहा हूँ 3 फ्रंट वार है। क्या पाकिस्तान या चीन जो जिस ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं भारत के खिलाफ, क्या उससे कम ही लड़ाई लड़ रहे हैं? ये भारत के लोगों के बीच में ही मतभेद पैदा कर रहे हैं। एक सीआरपीएफ का जवान था, उसने कहा, मतलब सीआरपीएफ जवान का कमांडेंट था, उसने कहा कि भाई हम लोग इन नक्सलियों को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वो जो शहरों में बैठे हुए नक्सली हैं उनका क्या किया जाए? मैं अगर आज इन लोगों को मार दूं, इनको मारूं, तो कल ये मेरे खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस कर देंगे, तो मैं तो जीवन भर ऐसे ही इनसे लड़ते रहूंगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि इन लोगों के लिए जो बैकअप तैयार किया गया है शहरों में, इन बैकअप्स को समाप्त किया जाए। जब तक इन बैकअप को नहीं समाप्त किया जाएगा तब तक नक्सलियों को समाप्त करना बड़ा मुश्किल चीज़ होगा। ये छिटपुट हमेशा हमेशा रहेंगे। हो सकता है कि कुछ बड़े शहरों में न रहा, बड़े स्टेट में रह रहे हैं, कुछ पावरफुल स्टेट में रहें, लेकिन छत्तीसगढ़ जो जो बस्तर एरिया है, अबूझमार एरिया है, इस सब एरिया में ये जिंदा ही रहेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 2013 में जो कांग्रेस के कन्वाय पर हमला करके पूरा मार दिया गया था कांग्रेसी लीडर्स को छत्तीसगढ़ के, उसके एक हफ्ते बाद ही मैं छत्तीसगढ़ में गया था, वहीं बस्तर में गया था, उसी पूरे एरिया में मैं 1 हफ्ते रहा था। वहाँ पे एक लड़के से मैं मिला जो पढ़ाता था, टीचर था, छोटे बच्चों को, हाई स्कूल या इंटर में के बच्चों को पढ़ाता था। वो मुझे बताया गया भैया कि मेरा भाई जो गांव में ही रहता था, एक दिन नक्सली रात को आए और उसको जगा के उसको पकड़ लाया और सब पूरे गांव को बुलाकर सबके सामने उसको खूब पीटा गया और उस पर ये आरोप लगाया गया कि ये मुखबिरी कर रहा है पुलिस से। उसको खूब पीटा गया, पूरी तरह से खूब पीटा गया। फिर उसके बाद उसको बांध कर आग में जलाया गया और जब वो मरने की स्थिति में आया तो उसको गोली मार दिया गया। इस ढंग से उसको प्रताड़ित किया गया और गांव वालों को डराया गया, दिखाया गया कि अगर तुम कुछ बोलोगे तो इसी ढंग से तुम्हारे खिलाफ किया जाएगा। ये दरअसल आदिवासियों का शोषण करते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ पे ये अपने ही नक्सली हैं उनका पेट फाड़ कर उनके पेट में बम डाल देते हैं कि ताकि जब कोई सिपाही कोई पकड़े या कोई सीआरपीएफ के जवान आए तो फट जाए और वो मारे जाएं। तो ऐसी बहुत सारी विभत्स घटनाएं हैं। ये मानवता के खिलाफ एकदम बहुत ही विभत्स घटना है। ये भारत के संविधान का ही इस्तेमाल करते हैं, भारत के संविधान को तोड़ने के लिए। ये गांधी जी का इस्तेमाल करते हैं माओ की आइडियोलॉजी को पूरा करने के लिए। गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं और माओ कहता है कि सत्ता बंदूक की नाल से निकलती है। तो ये बंदूक की नाल को आपके खोपड़ी पे लगाने के लिए गांधी जी के अहिंसा का प्रयोग करते हैं, गांधी जी के अहिंसा की बातों का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये अपनी सुरक्षा के लिए सारे हद तक जाएंगे और मौका मिलते ही आपके पीठ में गोली मारेंगे। और हिंसा से पैदा हुआ देश या समाज जो होता है वो भी हिंसक ही होता है। चीन इतना हिंसक क्यों है? क्योंकि उसके जो आइडियोलॉग है या उसके जो स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हो या जिसके कब्जा ग्रुप है, माओ जेडोंग था, वो भी उसी ढंग का था। वो हिंसा में विश्वास करता था और पूरा का पूरा चीन, उनके लीडरशिप हिंसा पर उतारू रहती है। किसी भी देश, जितने भी उसके पड़ोसी हैं, हर देश की बॉर्डर पर या हर देश की सीमा पर या हर देश की ज़मीनों पर वो कब्जा किए बैठे हैं या कब्जा करने का प्रयास करते रहते हैं। कहीं वो सिंजियांग में 10-20 लाख मुसलमानों को कैंप में डालकर नाजियों की तरह मारना चाहते हैं, तो कहीं फिर वो
9 डैश लाइन बनाकर दक्षिण चीन सागर में पूरा कब्जा कर लेना चाहते हैं। तो कहीं वो नेपाल, भारत, भूटान जैसे देशों पे कब्जा कर लेना चाहते हैं, कहीं वो दक्षिण चीन सागर में पूरा का पूरा आवागमन बंद करके अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। इनका ये काम है, और इनको अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो इन्हीं की भाषा में इनसे लड़ना पड़ेगा। भारत के चाहे अंदर हो चाहे वो भारत के बाहर हो, जब तक इनकी भाषा में इनसे नहीं लड़ेंगे तब तक इनको टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज मेरे अंदर ये जो घटना हुई थी, इसके लिए बड़ा कुछ दिन से मैं बहुत सोच रहा था कि यार ये कैसे बार बार हर साल 1-2 साल पे ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती जा रही हैं, और हम लोग केवल एक एक्सीडेंट की तरह या एक सामान्य घटना की तरह मुख दर्शन बनकर देखते रहते हैं। तो मेरे मन में थोड़ा सा ऐसे दबाव बना था, मेरे मन में थोड़ा सा आक्रोश पैदा हो रहा था कि यार मैं कुछ बोलूँ। तो ये मेरा थोड़ा सा मेरा ये विचार था, और मैंने जो समझा उसको व्यक्त किया। जय हिंद, वंदे मातरम।